गेहूं की फसल काटने वाली चुड़ैल। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उस हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़िए की आवाज भी आ रही थी। सीलमपुर गांव के किनारे एक बड़े से खेत में गेहूं की फसल के अंदर 3 चुड़ैल बैठकर फसल काट रही थी। उन 3 चुड़ैल में से 2 चुड़ैल प्रेग्नेंट थी और एक चुड़ैल मामूली चुड़ैल थी। तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल काट रही थी कि तभी चांदनी चुड़ैल बोलती है, आयो दादा, अरे बड़की चुड़ैल, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई, साथ ही साथ मेरे पेट का बाबू भी थक गया। बाबू थक गया या फिर तू थक गई? अरे संजू बहन, अब चांदनी बहन थकेगी तो बाबू भी थकेगा ना। वैसे उसके साथ साथ तो मैं भी थक गई हूँ। अब चांदनी बहन के साथ साथ मुझे भी प्यास लग गई है। वैसे भूख मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई मनुष्य यहाँ आता है तो तुम दोनों उसका खून पीना और मैं उसका मांस खा लूंगी। इस तरह तुम दोनों अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। उसकी बात से चांदनी और रागिनी चुड़ैल सहमत हो जाती है और वो तीनों चुड़ैल गेहूं की फसल के अंदर बैठ जाती है। तभी वहां से एक राम नाम का लड़का मगन गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। ओ चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। राम की खुशबू उन तीनों चुड़ैल तक पहुंच जाती है और उसकी खुशबू को सूंघकर चांदनी बोलती है, अरे संजू बहन, मुझे किसी इंसानी खून की खुशबू आ रही है। मेरी तलब अब और बढ़ती ही जा रही है। जाओ, जाकर जल्दी से उस इंसान को हमारे पास ले आओ। अब मैं उसकी खुशबू से मदहोश हो रही हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। हाँ चांदनी चुड़ैल बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे संजू बहन, प्लीज ना, हम दोनों तो प्रेग्नेंट हैं, हम दोनों कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तुम जाओ और जाकर उस इंसान को ले आओ। हम लोगों से अब प्यास बर्दाश्त नहीं होगी, हमें खून चाहिए, खून। उन दोनों की बात सुनकर संजू चुड़ैल हवा में उड़कर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे राम दिखाई देता है और वो अचानक ही राम के पास आ जाती है। चुड़ैल को देख राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और चुड़ैल को देख राम डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, अरे यहाँ तो चुड़ैल है। अरे बाप रे बाप, मुझे क्या पता था कि मेरे गेहूं की खेत में चुड़ैल होगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। राम जल्दी भाग यहाँ से। इतना कहकर राम वहाँ से भागने लगता है कि तभी चुड़ैल गाना गाते हुए उससे बोलती है, एक तो कम जिंदगानी, उस पे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, तब तक खून में रवानी। चुड़ैल, तू कौन है? तुम मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे चुड़ैल। नहीं राम, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी 2 बहनें प्यासी हैं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हैं, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। और वैसे भी तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दिया था। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है, जिसके बाद वो अपने हाथ से राम की गर्दन पकड़कर तोड़ देती है और उसकी लाश को ले जाकर अपनी दोनों बहनों के सामने रख देती है। पैर पर काट कर रागिनी चुड़ैल उसका खून पीने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल चांदनी राम की गर्दन पर काटकर खून पीने लगती है। और जब राम के शरीर का खून पूरी तरह सूख जाता है तो संजू चुड़ैल उसके शरीर को खा जाती है और अपने मुंह से हड्डियां उगलने लगती है। राम को खाने के बाद वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर अपनी फसल को काटने लगती हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है वैसे ही रागिनी चुड़ैल बोलती है, अरे बहनों, सुबह होने वाली है, जल्दी यहाँ से गायब हो जाओ, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। सभी चुड़ैल उससे सहमत होती हैं और गायब हो जाती हैं और इस तरह अब एक बार फिर रात होती है और वो तीनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं। इस तरह अगर उस फसल के पास कोई भी आदमी या औरत आता तो वो तीनों चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। वो तीनों चुड़ैल उन सभी को एक भयंकर मौत मार देती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, अंजू नाम की एक औरत उस गेहूं की फसल के आगे से जा रही थी कि तभी रागिनी चुड़ैल उस औरत के सामने आ जाती है और उस औरत के ऊपर हमला करने जाती है। जैसे ही वो औरत उस औरत के ऊपर हमला करती है वैसे ही रागिनी को एक झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। झटका लगने की वजह से रागिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बौखलाते हुए बोलती है, तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैं कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक सिद्ध पंडित की पत्नी हूँ। मेरे गले में जो माता रानी का लॉकेट है वो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। मैं जानती थी कि यहाँ पर 3 चुड़ैलें हैं और वो चुड़ैल यहाँ हर उस इंसान को मार देती है जो इधर से गुजरता है। तो मुझे सच बता दे,
कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हम इंसानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसका ये सवाल सुनकर रागिनी के पास उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं और अंजू के सवाल का जवाब देते हुए संजू बोलती है। आज से कुछ समय पहले की बात है। मैं और मेरी दोनों बहनें बहुत ही गरीब थे। मेरी दोनों बहनों की पतियों ने उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम तीनों ने हार नहीं मानी। हम तीनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेत में जाकर काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक राम कहता है। रागिनी, संजू और चांदनी, यदि तुम तीनों ने रात के समय मेरी इस गेहूं की फसल को अच्छी तरह काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो रहा है। तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने को बोल रहा हूँ। अगर तुम रात के समय ठीक समय पर फसल काट देती हो तो मेरी फसल बच जाएगी। राम की बात से तीनों बहनें सहमत होती हैं और फसल काटने लगती हैं। कुछ ही देर बाद भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश इतनी भयंकर थी कि आसमान फट जाता है और बिजली उन तीनों के ऊपर ही गिर जाती है और वो तीनों एक झटके में ही मर जाती है। और इस तरह हमारी मौत हो गई। हमने इस खेत के मालिक को मार दिया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। वो तीनों चुड़ैल अंजू को अपनी कहानी बता रही थी और वो अपनी आप बीती बताने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने सूरज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जैसी सुबह हुई और सूरज की पहली रोशनी उन तीनों पर पड़ी, वैसे ही तीनों जलने लगी। वो देख चुड़ैल बोलती है, तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रखियो हम वापस आएंगे और जिस दिन आएंगे उस दिन सिर्फ इस खेत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तेरे पूरे गांव को तबाह करने के लिए आएंगे। इतना बोलते बोलते वो चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह अब उस गेहूं के खेत को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद अब किसी की भी मौत उस गेहूं के खेत में नहीं हुई और अंजू भी अपने घर जाकर अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से। मैं एक चिंगारी थी, अब सिर्फ अंधेरा है, मुझे कौन निकालेगा इस बंद दरवाजे से, इस बंद दरवाजे से। चुड़ैल का गाना सुनकर अभिजीत नाम का लड़का वहां से गुजरते हुए रुक जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अरे कितनी सुरीली आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है। अभिजीत को गाने की आवाज आती रहती है और वो उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो आवाज का पीछा करते करते जंगल के अंदर एक खंडहर सी हवेली के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उस खंडहर के अंदर कोई नहीं होता। चारों तरफ हड्डियों के कंकाल पड़े होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पैरों के पास एक जाल के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर वो झांक कर देखता है तो उस जाल के अंदर एक तहखाना होता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जंजीरों में बंधी होती है। हे भगवान, कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन इस लड़की को इस तहखाने में किसने कैद किया होगा। मुझे इसे बाहर निकालना चाहिए, लेकिन इस तहखाने का रास्ता कहाँ है, मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी अभिजीत आवाज लगाकर उस सुंदर सी लड़की से कहता है, अरे सुनिए, आप जिंदा तो हो ना? चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। जरा आप मुझे अंदर आने का रास्ता बताइए ताकि मैं आपको इस कैद से छुड़वा सकूं। बाबूजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे कुछ लोगों ने यहाँ कैद कर दिया है। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मुझे बाहर निकालो बाबूजी। अभिजीत रास्ता ढूंढते ढूंढते तहखाने तक पहुंच जाता है, जिसके बाद अभिजीत तहखाने का ताला तोड़ता है और अंदर जाकर उस लड़की को जंजीरों से छुड़ाकर बाहर ले आता है। जैसे ही वो सुंदर सी लड़की बाहर आती है, वो तुरंत एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिरकार तूने मुझे मेरी कैद से छुड़वा ही दिया। बहुत सालों से मैं उस तहखाने में बंद थी और किसी का इंतजार कर रही थी जो मुझे इस कैद से छुड़वा सके। चुड़ैल को देखते ही अभिजीत बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, हे भगवान, तू इस खंडर में क्या कर रही थी? मुझे यहाँ कैदी बना रखा था, तूने मुझे यहाँ से आजाद किया है, इसीलिए मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दे रही हूँ, वरना तुझे कब का
जा जमा जाती। ये कहकर भयानक चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और अभिजीत वहां से डरता हुआ भागते हुए गांव पहुंचता है। लेकिन डर के मारे वो चुड़ैल के बारे में किसी को नहीं बताता और चुपचाप रात को खाना खाकर सो जाता है। रात होते ही वो चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। बहुत दिन हो गए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। आज तो मैं गांव के लोगों को खाकर अपना पेट भरूंगी। चुड़ैल गांव में प्रकट होकर गांव के लोगों को उठा उठा कर अपने मुंह में निगलने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर से यहाँ से वहां भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, इस चुड़ैल ने तो पूरे गांव में आतंक मचा दिया है। अरे अपनी जान बचाकर भागो। कहाँ बचकर जाओगे? तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या किया जाए? इतने में चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती है और उसकी मुंडी और उसके शरीर से अलग करके खा जाती है। खाऊंगी, 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 तुम सबको खाऊंगी। तुम सब मेरा भोजन बनोगे और मेरे पेट में जाओगे। मैं इस पृथ्वी पर किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका सर्वनाश कर दूंगी। अरे जिंदगी में दुख कम थे जो इस चुड़ैल ने आकर हमें खाना शुरू कर दिया है। अरे अगर इसे खाना ही खाना है तो जंगल में जाकर जंगली जानवरों में मुंह मार लेना। तुम जैसे रसीले इंसानों को खाने में जो मजा है ना, वो जंगल के जंगली जानवरों को खाने में नहीं है। तुम्हारे खून से मेरे अंदर की प्यास बुझती है। हे भगवान, ये चुड़ैल तो मेरे ही पीछे पड़ गई है। अरे भागो रे काजल, अपनी जान बचाकर भागो। काजल अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव के बाकी लोगों को उठा उठाकर खाने लगती है। वहीं काजल जंगल में भागते भागते अभिजीत के पास पहुंच जाती है और जैसे ही अभिजीत काजल को ऐसे घबराते हुए देखता है, वो उससे पूछता है, अरे तुम इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, कोई परेशानी है क्या? वो चुड़ैल हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ गई है जो लोगों को खाती जा रही है। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया, ये वही चुड़ैल है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे इस चुड़ैल को इस गांव से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी जान बचाओ, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो। चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। चलो तो मेरे साथ चलो। अभिजीत काजल को अपने साथ ले जाता है और वो चलते चलते जंगलों के बीचों बीच उसी खंडर पर पहुंच जाता है जहां से चुड़ैल की शुरुआत हुई थी। ये चुड़ैल कहां से आई है और क्यों आई है, और इस चुड़ैल को इस खंडर में क्यों कैद किया था, इसका जवाब मुझे यहीं मिल सकता है। काजल, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। हाँ, उस चुड़ैल को मारने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अच्छा, अब तुम भी जाओ और कोई सुराग ढूंढो और मैं भी कोई सुराग ढूंढता हूँ। ये कहकर अभिजीत और काजल दोनों ही खंडर के अंदर अलग अलग रास्तों पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर हड्डियों के कई सारे कंकाल मिलते हैं, जिसके बाद अभिजीत के हाथ एक बहुत ही अजीब सी किताब लगती है, जिसे उठाकर वो पढ़ने लगता है। हो ना हो, उस चुड़ैल को खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता इस किताब में जरूर होगा। मुझे इसे पढ़ना चाहिए। जैसे ही अभिजीत उस किताब को खोलकर पढ़ता है, उस किताब में लिखा होता है, ये चुड़ैल कब्रिस्तान के कई सारी चुड़ैलों की शक्तियों से प्रकट हुई है। इस चुड़ैल को दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा किया गया था। अगर ये चुड़ैल अपने तहखाने से आजाद होती है तो इस चुड़ैल को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस चुड़ैल को पैदा करने वाले तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा, जो इस खंडर के अंदर कहीं छुपी हैं। जब तुम उन अस्थियों को पानी में बहा दोगे तो वो चुड़ैल अपने आप ही इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी। इसका मतलब मुझे चुड़ैल के तांत्रिक बाबा की अस्थियों को ढूंढना होगा और उनकी अस्थियां पानी में बहानी होंगी। ये सोचकर वो अस्थियों को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते एक तहखाने में पहुंच जाता है, जहां उसे कई सारे कलश दिखाई देते हैं।
हो ना हो इनमें से ही एक कलश होगा जिसके अंदर तांत्रिक की अस्थियां हैं। तभी अभिजीत की नजर एक कलश के ऊपर पड़ती है जिसको कलावे से बांधा हुआ होता है। अभिजीत उस कलश को उठाता है और उन अस्थियों को ले जाकर जंगल की नहर में बहा देता है, जिसके बाद गांव में चुड़ैल अपने आप ही जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल के बुरे साए से मुक्ति मिल जाती है। काली घनी रात थी और उस घनी रात में एक मीना नाम की लड़की अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे कुछ गुंडे छेड़ते हैं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। उसका गाना सुनकर मीना अचानक ही पीछे पलटती है और उसे देखकर बोलती है, भैया तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो तुम मुझे छेड़ रहे हो? अरे भैया, इस लड़की ने तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी। ये तो माँ बहन पर आ गई है, इसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। उसकी ये बात सुनकर मीना आगे की तरफ भागने लगती है। मीना भागते भागते एक मामूली सी लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की उससे पूछती है, अरे बहन, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम इस तरह से भाग क्यों रही हो? उसकी ये बात सुनकर मीना उसको सारी बात बता देती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों गुंडे उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। उन गुंडों को देख वो लड़की मीना से बोलती है, बहन तुम चिंता मत करो, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगी, तुम बस पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। अरे भैया, देखा तुमने, ये सूखी पापड़ हमें बोल रही है कि हमसे निपट लेगी। अरे भाई सही तो है, एक को तू निपटा ले, एक को मैं। तू मुझे निपटाएगा? हाँ, तू मुझे निपटाएगा? रुक जा, तूने एक लड़की को नहीं छेड़ा है, बल्कि तूने पूरी मौत को दावत दी है। इतना कहकर वो लड़की अपनी आंखों को हरी कर लेती है, जिसके बाद वो एक भयंकर सा रूप ले लेती है। उसका ऊपर से शरीर चुड़ैल का बन जाता है और बाकी नीचे का हिस्सा एक नागिन का बन जाता है। वो आधी नागिन और आधी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर वो दोनों गुंडे डर जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं। और तभी वो आधी नागिन उन दोनों को अपनी पूंछ में दबोच लेती है और हंसते हुए उनसे बोलती है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम इतना? बाप रे, मैं तुझे क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तू ना तो पूरी नागिन है और ना ही पूरी चुड़ैल है। तू जो भी है मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद लड़की को छेड़ना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वो एक बार मुझे छोड़ दे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम नीच लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। देख, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बहुत मारा है ना तुम लोगों ने लोगों को, आज तुम अपनी मौत खुद देखोगे। नागिन चुड़ैल उन दोनों को अपनी लंबी जीभ करके डस लेती है, जिसके बाद वो उनके शरीर को अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है और वो एक बार फिर मामूली से इंसान बनकर मीना के पास जाती है और उससे बोलती है, मीना, आज से तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। तुम क्या, इस गांव में अगर कोई भी किसी को परेशान करेगा तो उसको बचाने के लिए मैं आऊंगी। जब जब इस दुनिया पर पाप बढ़ेगा, तब तब उस पाप को खत्म करने के लिए मुझ जैसी आदि शक्ति जन्म लेगी। अब तुम अपने घर जा सकती हो। मीना उसे कुछ नहीं कहती और उसको निहारती रहती है। उसकी नजरें देखकर नागिन को ये पता चल जाता है कि वो सहमी हुई है, इसलिए नागिन मीना से एक बार फिर बोलती है, मीना, तुम मेरा ये राज किसी को मत बताना, क्योंकि मैं इस गांव का बुरा नहीं बल्कि भला करने के लिए आई हूँ। नागिन की आंखों में सच्चाई की चमक देखकर मीना एक मुस्कान देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है और अपने घर में जाकर शांति से सो जाती है। इस तरह अब दिन बीतने लगे और आए दिन अब उस गांव में लाश मिलने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले चिंता में आकर आपस में पंचायत बैठाते हैं और उस पंचायत में से एक लड़का, जिसका नाम विनय था, वो बोलता है, अरे गांव वाले भैया, हमारे गांव में आए दिन लोग मरे जा रहे हैं। अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव वालों को कौन मार रहा है। अरे विनय भैया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये तो देखो कि हमारे गांव में जो मर रहा है वो कोई मामूली नहीं बल्कि कोई ना कोई गुंडा जरूर है। हमारे गांव में उन्हीं लोगों की संख्या कम हो रही है जो या तो गुंडा या चोर है या कोई खूनी है। अरे मैं तो कहता हूँ, अच्छा है हमारे गांव में से इन गुंडों का आतंक खत्म हो रहा है। अरे अबे भैया,
हमारे गांव में गुंडों का आतंक कम तो हो रहा है, लेकिन वो भी इंसान ही है ना, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए मुखिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि हमारे गांव में गुंडों का समुदाय है, उनमें से लोग कम हो रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद हो रही है। अरे अभय भैया, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं मुखिया होने के नाते ये सब बोल रहा हूँ। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन लोगों को झाड़ियों के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब सभी लोगों की नजर उस झाड़ी पर पड़ती है तो वो झाड़ी हिल रही थी और अचानक उनकी नजर सांप की पूंछ पर पड़ती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और डरते हुए उस सांप का पीछा करने लगते हैं। अरे भैया भागो भागो, देखो तो हमारे गांव में लगता है कोई भयानक सांप आ रखा है, वही लोगों को मार रहा है, पीछा करो इसका। इतना कहकर सभी गांव वाले मोटी मोटी लाठियां लेकर उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो एक जंगल में जा पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके सामने आधी नागिन और आधी चुड़ैल खड़ी है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और उसको मारने के लिए जैसे ही जाते हैं कि तभी उनके सामने मीना आ जाती है और उनसे बोलती है, अरे अबे भैया, और तुम सभी गांव वाले पागल हो गए हो क्या? तुम इनको मारने आए हो? ये तो हमारे गांव को बचा रही हैं, हमारे गांव के साथ साथ हर उस लड़की को सेव कर रही हैं जिसके ऊपर मुसीबत की तलवार लटक रही है। ये तुम क्या बोल रही हो मीना? हाँ अबे भैया, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इतना कहकर मीना गांव वालों को सारा सच बता देती है, जिसके बाद उसमें से अभय उस नागिन से पूछता है, हे नागिन चुड़ैल, अगर तुम हमारे इस गांव को मुसीबतों से बचा रही हो तो तुम खुद ऐसे रूप में कैसे आ सकती हो? मैं कोई बुरी आत्मा या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक दुर्गा माता का दिया हुआ अवतार हूँ। मैं आधी चुड़ैल और आधी नागिन हूँ। जैसे रावण को राम ने मारा, कंस का खात्मा श्री कृष्ण जी ने किया, भैरव बाबा को दुर्गा माता ने सबक सिखाया, उसी तरह सभी माताओं के आशीर्वाद से माता ने मुझे जन्म दिया है। मैं यहाँ पर किसी का बुरा नहीं बल्कि अच्छा करने आई हूँ। हम लोगों को माफ कर दो माते, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने आपको गलत समझ लिया था। आज से आप हमारे ही गांव में हमारे ही साथ रहेंगी। आज से आपकी पूजा हर देवी देवता के साथ होगी। हे माते, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे गांव में आदर और सम्मान के साथ आएं। इतना कहकर गांव के लोग आधी नागिन और आधी चुड़ैल को अपने गांव में ले आते हैं और सभी गांव वाले सभी देवी देवताओं के साथ साथ आधी नागिन आधी चुड़ैल को पूजने लगते हैं। और इस तरह उस गांव में अब कभी भी कोई भी संकट नहीं आया और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे। गोवा वाले बीच में आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर, दोनों फोटो खींच के, अरे कितना मजा आ रहा है इस शाम के समय में पानी के बीचों बीच। हाँ बहुत। मेरा तो हमेशा से ही सपना था कि मैं शादी के बाद अपने पति के साथ बोट में सवार होकर डूबते सूरज को समुद्र के अंदर घूमते हुए देखूं और उसका लुत्फ उठाऊं। देखो, मैंने तुम्हारे सपने को पूरा भी कर दिया। चलो छोड़ो और आगे चलते हैं। ऐसे समंदर में ना बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे क्योंकि रात होने वाली है। रूबी और मानक की फिलहाल ही में शादी हुई थी और दोनों हनीमून के लिए गोवा घूमने आए थे, जहां वो नदी के इस तट का आनंद उठा रहे थे। पर किसे पता था कि ये बीच ही उनकी मौत का कारण बन जाएगा। दोनों बोट में सवार होकर बीच के किनारे से काफी अंदर आ चुके थे। तभी एक बड़ी सी मछली तेजी से ऊपर उछलकर पानी में वापस डूब जाती है, जिसे देख दोनों कहते हैं, रूबी देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कोई शार्क मछली थी, कितनी बड़ी और सुंदर। मानव, हम काफी ज्यादा आगे आ गए हैं। देखो, सूरज भी डूब गया है। चलो बोट को वापस मोड़ लें। शार्क मछलियाँ बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। बीच भी पूरी तरह खाली हो गया है। रूबी के कहते ही अचानक उनके एकदम सामने एक बोट पर सवार होकर औरत फिशिंग राइड करते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों अपनी बोट तेजी से उसके पास लाकर कहते हैं, इतनी शाम को आप फिशिंग राइड कर रही हैं? मुझे नहीं लगता कि मछलियाँ मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी? इस समुद्र की सारी मछलियाँ मेरे इशारों पर नाचती हैं। चौंक गई? ओह शिट, ये तो चुड़ैल है, रूबी। और अब ये चुड़ैल तुम्हें भी खत्म कर देगी। आज बचना है मुश्किल तेरा। चुड़ैल छलावा करके अपने बच्चे के साथ नाव से गायब हो जाती है
और जिसके बाद वो दोनों डरते हुए एक दूसरे की शक्ल को निहारते हुए कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं वो चुड़ैल तुम्हारे अंदर तो नहीं आ गई ना? अपना एक्सपेरिमेंट बंद करो और जल्दी से भागो यहाँ से, इससे पहले कि वो चुड़ैल फिर से दिखे। मछली जल की रानी है, खत्म तेरी कहानी है। मानक, वो चुड़ैल हमारे बोट पर सवार हो गई है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें जाने दो, हमें मत मारो, हमारी नई नई शादी हुई है। शादी तो बर्बादी है। बीवी के हाथों रोज हलाल होने से अच्छा मेरे हाथों से एक ही दिन में बलि चढ़ जा। ये बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मौत के घाट उतार कर कहती है, अब मैं इनकी बोटियों को फिशिंग रॉड में फंसाकर मछलियाँ पकड़ूंगी। चुड़ैल मरे हुए इंसानों के टुकड़ों को फिश रॉड में फंसाकर पानी में डालते हुए कहती है, कांटा लगा, हाय लगा, खा जा। समंदर के अंदर तेरी भूख का शिकार भेज दिया। हरिया 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 हा। ओ मेरी भूतिया मछली, जल्दी से अपनी विशाल का रूप में पानी से बाहर आकर इन मुर्दों को खा ले। चुड़ैल की बात सुनकर पानी में रहने वाली एक बड़ी सी मछली, जिसकी आंखें एकदम लाल और दांत एकदम शार्क की तरह पैने और बड़े थे, बाहर आकर उन्हें खा जाती है। और ऐसे ही लगातार चुड़ैल समंदर के अंदर आने वाले हर इंसान को मारकर अपनी भूतिया मछली को खिला दिया करती। एक दिन फिर से एक सरदार नाव में बैठकर समुद्र के बीच आकर कहता है, ओए होए, कितना चंगा लग रही सी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? ए, आवाज कितने आ रही है? ये गाना तेरी मौत का पैगाम है। नीचे पलट कर देख, 6 मीटर की पकड़ी वाले सरदार जी। हाय मेरे रब्बा, ये एक चुड़ैल सी, हुड़की करा चुड़ैल सी। मैं क्या दिया थी, तुसी मैंने छड़ दे। ये टाइगर बिस्किट फाड़। तू मुझसे मजाक कर रहा है? जानता नहीं मैं चुड़ैल हूँ। ओ ना जी, मैनू जान दियो, मैनू ना मारो। मैं निकली और नाव लेके समंदर में एक शिकार आया और मरने को सरदार आया। चुड़ैल रहम नहीं करती, वो सिर्फ मारना जानती है। चुड़ैल उसको मारकर उसकी लाश को भूतिया मछली को खिला देती है और उस पर सवार होकर कहती है, मेरी भूतिया मछली, जो मजा हमें तेरी सवारी करने में आता है और कहाँ आएगा? चल, मुझे और मेरे बेटी को जरा सैर तो करा। ये सुनकर वो भूतिया मछली एक मछली के आकार की समुद्री जहाज में बदल जाती है और कई बरस तक समंदर में खूंखार चुड़ैल और भूतिया मछली मौत का खेल खेलती रहती है। एक दिन एक फैमिली भी उस समंदर की सैर करने के लिए आते हैं। तभी चुड़ैल छलावा करते हुए उनके सामने प्रकट होकर मदद की गुहार करते हुए कहती है, मेरी मदद करो, मेरा बेटा पूरी तरह से जख्मी हो गया है। डेजी, उसे हमारी जरूरत है, चलो उसकी मदद करते हैं। स्टॉप रॉबिन, औरत नहीं बल्कि एक एविल स्पिरिट है। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। अब तो तुम्हें जल्दी मरना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा भेद खुल गया है। चुड़ैल डेजी को नाव से खींचकर पानी की भूतिया मछली के आगे फेंक देती है। तभी उसकी बेटी जॉर्जिया कहती है, मॉम, समबडी हेल्प मी। जॉर्जिया, आगे मत जाओ, तुम्हें भी मारकर उस भूतिया मछली को खिला देगी। पर हमने इसका क्या बिगाड़ा है मॉम, जो ये ऐसा कर रही है? उस मासूम की आंखों से निकलने वाले आंसू चुड़ैल के दिल को पिघला देते हैं और चुड़ैल कहती है, उस दिन मेरा भी बच्चा ऐसे ही मेरे लिए छटपटा रहा था। फर्क बस इतना था कि पानी में मैं नहीं बल्कि वो था और मैं उसके लिए तड़प रही थी। क्या इस पानी में आपकी मौत हुई थी? ये लंबी कहानी है। आहाना अपने 5 साल के बेटे वीर के साथ गोवा के बागा बीच पर घूमने आई थी। तभी एक नाविक उन्हें रोककर कहता है, हाँ जी मैडम, क्या आपको भी समुद्र को करीब से देखने का शौक है? तो बैठ जाइए नाव में। माँ चलो ना, मुझे नाव में बैठकर इस नीले समंदर की सैर करनी है। अरे बेटा, चलते हैं। भैया, हमें समुद्र के अंदर लेकर चलिए, पर जरा संभल कर। चिंता मत कीजिए, वर्षों से इसी नाव में बैठकर हजारों लोगों को सैर कराया है। नाव में सवार होकर तेजी से आगे बढ़ते ही समुद्र की लहरें सुनामी का भयंकर रूप ले लेती हैं और नाव रोवर के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जिसे देख आहाना कहती है, क्या हुआ भैया, आप नाव को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
इतने सालों में प्रकृति का ऐसा कहर पहली बार देख रहा हूँ। मुझे माफ कर देना, पहले मुझे अपनी जान बचानी होगी। रॉबर्ट पानी में तैरना जानता था। वो बीच में कूदकर भाग जाता है। तभी एक शार्क मछली तेज लहरों के साथ ऊपर उठकर उसके बेटे के चिथड़े करके खा जाती है और आहाना पानी में कूद पड़ती है। मेरा बेटा। इसके बाद शार्क आहाना को भी अपना शिकार बना लेती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे की आत्मा को पानी के अंदर से निकालकर नाव में सवार करके कहती है, जिस शार्क मछली के कारण हमारी जान गई, मैं उसे भी भूतिया मछली में बदल दूंगी, जो यहाँ आने वाले हर इंसान को खाएगी। फिर मैंने उस मछली को ढूंढकर मार दिया और उसे अपना गुलाम बना लिया, और अब तुम भी मरोगे। डैड, अब हम क्या करेंगे? अब तो जीसस ही हमें प्रोटेक्ट करेंगे। वी शुड प्रे राइट नाउ। दोनों आंखें बंद करके बाइबल के होली वर्ड्स दोहराने लगते हैं कि समंदर के बीचों बीच अचानक से एक तेज रोशनी क्रॉस के आकार में बनकर चुड़ैल और उसकी भूतिया मछली पर जैसे ही रोशनी प्रकट करती है, वो ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हैं और फिर समंदर उनके कब्जे से हमेशा के लिए रिहा हो जाता है। थैंक यू जीसस। फाइनली वी आर सेव। चुड़ैल की डरावनी हवेली। हरमन, राजू, पाखी तीन दोस्त मुंबई से शिमला घूमने के लिए वहां पहुंचते हैं और चलते चलते वो एक हवेली के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे यार, ये हवेली बड़ी मस्त लग रही है, चलो यहीं रहेंगे आज। नहीं बे, जरा गौर से देख, बिल्कुल पुरानी भूतिया टाइप लग रही है। अबे हवेली जितनी एंटीक हो ना, उतनी मस्त लगती है। और क्या पता अंदर हमें हीरे मोती मिल जाए। हाँ पाकी, बिल्कुल सही कह रही है, आज हम यहीं अपनी रात काटेंगे। तीनों अंदर जाते हैं कि वहां गेट पर एक कुत्ता भौं भौं करने लगता है। साथ ही इस गेट पर लिखा होता है कि अंदर आकर डरना मना है। तभी हरमन और पाखी कुत्ते से डरकर कहते हैं, हाँ, बचाओ बचाओ राजू, हटाओ इस कुत्ते को, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम हटाओ ना इसको। अरे हरमन पागल है क्या? मैं खुद ही डरी पड़ी हूँ इस कुत्ते से। अच्छा, हटाता हूँ उस कुत्ते को। हिश, हिश, हिश। डॉगी, डॉगी, चलो भागो यहाँ से, चल। अबे सालिस को हटा रहा है या प्यार कर रहा है? ऐसे हटाते हैं क्या? अबे कोई ईंट पत्थर फेंक कर मार उसे। और देख, गेट पर लिखा गया है अंदर आकर डरना मना है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राजू, यहाँ से वापस चल। अबे कुछ नहीं होगा, डर मत। ये बोलकर राजू बैग में से कुछ बिस्किट उस कुत्ते की तरफ फेंकता है और वो खाने लगता है। तभी तीनों अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ उड़कर उनके सिर पर से जाते हैं, तो कभी चूहे उनके सामने फुदक कर जाते हैं। तीनों उस गेट तक भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे खोलने की अजीब आवाज आती है। अबे यार, जरा देख तो, कितना बड़ा दरवाजा है, लेकिन जाले बहुत लगे हुए हैं। अरे यार देखना कितना अंधेरा है। अरे थोड़ी लाइट जलाओ, वैसे ही मेरी फट रही है। कभी चमगादड़ उड़ रहे हैं, कभी चूहे आ रहे हैं, कभी कुत्ते आ रहे हैं। अच्छा, मैं टॉर्च जलाता हूँ। ये बोलकर राजू टॉर्च जलाता है कि अचानक से अंधेरी हवेली में लाइट जल जाती है और पाखी ऊपर झूमर को देखकर कहती है, अरे वाह यार, कितना मस्त और बड़ा झूमर है, देख तो सही हरमन। जैसे ही हरमन ऊपर झूमर देखता है, उसे उस झूमर पर लपेटा हुआ एक मोटा सांप दिखता है जो उसके करीब आकर फन निकालता है। उसे देखकर हरमन डरते हुए कहता है, सांप, राजू राजू, यह सांप है। हरमन की बात सुनकर दोनों सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो पीछे के कदम बढ़ाते बढ़ाते एक तस्वीर से टकरा जाते हैं। तभी उस तस्वीर में से एक भूतिया पेंटिंग बोलती है, तो कैसी लगी आपको डरावनी हवेली? भला ये पेंटिंग कैसे बोल सकती है? राजू, हरमन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, चलो। तीनों बाहर गेट की तरफ बढ़ते ही हैं कि अचानक से हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और तीनों उसे खटखटाकर खुलवाने की कोशिश करते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी बात मान ले, लेकिन तूने नहीं सुनी। इतनी डरावनी जगह ले आया, अब पता नहीं क्या होगा। सॉरी, मुझे माफ कर दे, लेकिन अभी हमें यहाँ से बाहर जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। राजू इतना बोलता है कि सामने से एक कंकाल मुंडी हिलाकर चलते हुए आता है और कहता है, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। तो कैसे हैं आप सब? फिलहाल तो बहुत खतरे में है। हा हा हा, तुम सब अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते।
तुम्हें डरावनी हवेली में रहना ही पड़ेगा जानू। ये हड्डी देखियो, कितने प्यार से धमकी दे रहा है। ए लड़की, मैं हड्डी कहाँ से दिखता हूँ? मेरी आंखों से तू मुझे हड्डी ही दिख रहा है और तेरी हड्डियों के आर पार देखकर मैं लोगों का एक्सरे भी कर सकती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो आकर एक्सरे करते क्यों नहीं है? ये बोलकर वो कंकाल पाखी को हवा में उठा देता है। तभी पाखी कहती है, कंकाल भैया सॉरी, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए मुझे। ये कहते ही कंकाल उसे जमीन पर ही छोड़ देता है, जिससे पाखी के चोट लग जाती है। तभी दो चुड़ैलें आती हैं। एक के हाथ में चाय और दूसरी कटी हुई मुंडी थी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नहीं, मेरे साथ इस कटे सर से फुटबॉल खेल लो। अरे बोलते क्यों नहीं, चाय लेकर आई हूँ, पी लो। बड़ी मेहनत से खून से बनाकर लाई हूँ, पी लो वरना मार डालूंगी। अरे मैं भी लाइन में लगी हूँ, मेरे साथ कब फुटबॉल खेलोगे? पागल हो क्या? खून की चाय पिलाकर खून की उल्टी करवाने का इरादा है क्या? और तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो चुपचाप खड़ी रहो। राजू यार, हम किन नमूने भूतिया लोगों के बीच आकर फंस गए। एक चाय पूछ रही है, दूसरी को मुंडी से फुटबॉल खेलना है। तू अकेला नहीं फंसा, हम भी यही हैं। अरे हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं, तो हमारा मनोरंजन करके डांस करो। अगर नहीं नाचे तो तीनों को भी मार डालूंगी। हम नाचेंगे, चाहे बसंती क्यों न बनना पड़े, लेकिन हम नाचेंगे। बस हमारी जान को बख्श दो और जाने दो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी के काल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तू बहुत जालिम हुई चुड़ैल हम तीनों के लिए। तीनों वहां से भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं, जहां जमीन के नीचे से एक डरावना हाथ राजू का पैर जमीन में खींच लेता है और कहता है, हरमन बचा मुझे, मेरा पैर कोई नीचे खींच रहा है। चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुझे। ये बोलकर हरमन उस हाथ पर पैर मारता है और राजू को बचा लेता है। सभी तीनों एक दीवार से टकरा जाते हैं। तभी उन दीवारों में से दो हाथ निकलते हैं और तीनों का गला पकड़ लेते हैं। तीनों उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ हमें, छोड़ गंदे हाथ वाले। ऐसा कहकर पाखी उस भूत का हाथ काट लेती है। तभी वो भूत उसे छोड़ देता है और पाखी कहती है। पाखी की सुनकर वो दोनों भी उस भूतिया हाथ को काट लेते हैं, जिससे उनकी जान बचती है। तभी एक साथ उनकी तरफ कंकाल, चुड़ैल और भूत आने लगते हैं, जो अजीब अजीब आवाज निकाल कर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे तुम्हें। कच्चा वो भी, उसके बाद खून पीऊंगी मैं, खून। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी तो हमने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। हाँ, सेटिंग है सीधी तेरी सहेली से, झुमका मंगवाया हमने बरेली से। तनिक आओ कभी हवेली पे। आ गया आओ आओ ना बेब, आओ आओ। अबे इन भूत भूतनी कंकालों को गाने का कितना शौक है। मरने से पहले जरूर इंडियन आइडल से निकाल दिया गया होगा। अरे यार, इनके निकलने की छोड़ और अपने यहाँ से निकलने की सोच। अगर नहीं निकले तो मेरा सूसू निकल जाएगा। हाँ, सोच रहा हूँ। सोचते सोचते राजू एक दीवार पर हाथ मारता है, जिससे उसके हाथ में शीशा आ जाता है और शीशे में खुद को देखता है। अरे मैं अभी भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। आ गया, मार डालूंगा मैं। ले तू भी अपनी शक्ल देख। राजू अनजाने में उस भूत को शीशा दिखा देता है। तभी शीशे में वो भूत कैद हो जाता है। ये क्या, मेरे कहने करने से ये गायब हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से निकल जाएंगे और इन सारे भूतों को शीशे में कैद कर लूंगा। पाखी, हरमन, मुझे इन भूतों से पीछे छुड़ाने का तोड़ मिल गया। ये सुनकर दोनों राजू के पीछे छुप जाते हैं और सारे भूतों कंकालों के आगे शीशा दिखाकर उन्हें उसमें कैद कर लेते हैं, जिसके बाद सारे भूत उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं
और हवेली से निकलकर तीनों शीशे को एक बड़े समंदर में फेंक देते हैं, जिसके बाद उन भूतों का अंत हो जाता है।